वेलकम टू द चैनल, इट्स मी यामी। और आज हम बात करेंगे द वेरी फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिन्होंने गेट एग्जाम को क्रैक किया विद ऑल इंडिया रैंक 6 एंड ईएससी एग्जाम को क्रैक किया विद रैंक ऑल इंडिया रैंक 4। सिंगल डिजिट वाले रैंक वाले बंदे आज बहुत मिल रहे हैं, दैट्स वेरी अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल टू टॉक विद देम। एंड सर जसपाल सिंह सर जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। स्पेशल इंटरव्यू विथ हिम फॉर ऑल द गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू गेट एग्जामिनेशन। सर वेलकम टू द चैनल। हमारे ज्यादातर बच्चे हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, सो आपसे एडवाइस चाहिए होगी रिगार्डिंग क्या ठीक रहेगा उनको माइंड में रखते हुए चलने का कि अगर 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिर उनको गेट देनी है तो क्या चीजें वो माइंड में रखें। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं सिर्फ बच्चों के इंटरेस्ट में बोलूँ, फर्स्ट ईयर होता है उनके एंजॉय करने का। मतलब अभी तो आप कॉलेज में एंटर ही कर रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। राइट। इंटर ब्रांच टॉपिक्स भी होते हैं, मैकेनिकल का भी आएगा, इलेक्ट्रिकल का भी आएगा, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है इन्हें। तो मेरे हिसाब से जो पहला सेमेस्टर है और दूसरे सेमेस्टर का पहला पार्ट है, आप अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। जब आपका पहला सेमेस्टर खत्म होने वाला है, नाउ यू हैव टू बिकम सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज। मतलब पहले सेमेस्टर के एंड होते होते हमारा जो ब्रेन है इस डायरेक्शन में चलने चाहिए कि मुझे आगे करना क्या है। राइट। कि मुझे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूंगा, या मुझे खुद का बिजनेस करना है। स्टार्टअप आज तक बहुत क्रेज है स्टार्टअप का, कि मुझे स्टार्टअप में जाना है, या मुझे फर्दर स्टडीज करने के लिए अब्रॉड जाना है, मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इसका एक ब्रॉड आउटलुक या एक आउटलाइन हमारे माइंड में बन जानी चाहिए पहले ईयर के एंड तक कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। जब मैं सेकेंड ईयर में आऊँ अब मेरी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो बीइंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो जैसे मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में ही था। अब जिन बच्चों का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में ही है, इंजीनियरिंग में स्कोप क्या बचता है? वी हैव इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब इंडिया की जो टॉप मोस्ट या मोस्ट रेप्यूटेड जॉब जो एक इंजीनियर के लिए हो सकती है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम। मतलब इसके ऊपर कोई जॉब नहीं है। जो पर्क्स है इसके, जो सोशल स्टेटस है इसका, जो सैलरी है इसकी, वो कोई चीज मैच नहीं कर सकती इसे। फिर उसके बाद हमारा गेट आता है, गेट एग्जामिनेशन। गेट को जैसे बोला जाता है इट इज गेट फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम पे जितनी भी पीएसयूज हैं वो गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं। पहले के टाइम पे आपको हर पीएसयू का अलग एग्जाम देना पड़ता था। तो अब ये बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो एक एग्जाम क्रैक कर ले तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। गेट के थ्रू वो हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट के स्कोर को कंसिडर करती हैं। सिंगापुर में है, फ्रांस में है। तो ये एज अ रिसर्च ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। गेट के थ्रू काफी जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी रिक्रूट करते हैं, जैसे डीडीए हो गया, वो भी गेट के थ्रू रिक्रूट कर लेता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी रिक्रूट करती है गेट के थ्रू। तो मतलब गेट इज एन गेट टू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, जैसे इसका नाम ही है। फिर इंजीनियर्स के लिए दूसरा ऑप्शन बन जाता है हमारे पास स्टेट सर्विसेज का। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जैसे ईएससी है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टेट लेवल का एग्जाम है। बट मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि अगर सिलेबस सारे एग्जाम्स का सेम है तो व्हाई वुड आई एम फॉर लोअर लेवल स्टेट लेवल एग्जाम? आई विल एम फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्योंकि अगर मेरा टारगेट बड़ा होगा, अगर मैं उस टारगेट को मिस भी कर सकता हूँ, मिस भी करता हूँ, तो गेट और मेरे स्टेट सर्विसेज तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो मेरा एम कभी भी स्टेट सर्विसेज को क्रैक करने का नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा ड्रीम ये है। मेरा ड्रीम मैं हमेशा बड़ा रखूंगा। अगर वो मेरा फुलफिल नहीं होता तो ऑब्वियसली स्टेट सर्विस तो है ही मेरे पास। तो सेकेंड ईयर में जब मैं आ जाऊँ तो मेरे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है और इसकी तैयारी मुझे स्टार्ट कर लेनी है। गेट और ईएससी की तैयारी करनी है। आप पैरेलली उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो जो आपके सेमेस्टर में है। मतलब एडिशनल लोड नहीं लेना। एक सेमेस्टर में 3 या 4 टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं। अगर 3 टेक्निकल टॉपिक्स में उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से जैसे मैंने बोला अगर लेवल मैंने ऊपर रखा तो मेरे कॉलेज का एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसका मतलब मेरी दोनों तैयारियां पैरेलली चल रही है और कुछ एडिशनल लोड भी नहीं आ रहा मेरे पास, और मैं एक अच्छे पेस पे तैयारी कर पाऊंगा। अगर मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अपनी तैयारी स्टार्ट करता हूँ तो फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम का बहुत क्रंच रहता है वहां पे। एक्चुअली सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हो पाती या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती सब्जेक्ट की जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ ऑल दी ब्रांचेस सिविल हमारी ऐसी ब्रांच है जिसका सिलेबस बहुत वाइड है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, 15 सब्जेक्ट है हमारे। तो इतने कम टाइम में
सारे सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ला पाना पॉसिबल नहीं होता। तो सेकंड ईयर बिकम्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, और ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में ये डिसाइड कर लूं कि मुझे गेट देना है या इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। राइट। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सजेशन। आप पैरेलली अपने कॉलेज स्टडीज के साथ गेट का पढ़ाई कर सकते हो। कंसेप्चुअली जाना है फॉर द गेट बिकॉज इट्स टोटली एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज इनटू गेट। एंड और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी रिसेंटली गेट में पिछले कुछ 2-3 साल से लॉन्च हुआ है, यू कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियरी है? अगेन हाईली बेनिफिशियल फॉर अस मतलब सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे लिए एक और सब्जेक्ट आ गया एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। राइट, पहले एक्सी तो होता ही था, अब एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आ गया। और वो क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जैसे मैंने बोला 15 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट ही एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग है। राइट, इसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग का सबसेट है, वो सबसेट है। तो अगर कोई कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग उसका प्रिपेयर हो गया, ऑलरेडी हो गया। और क्योंकि अभी ये नई स्ट्रीम ऐड हुई है, इसमें कंपटीशन इतना नहीं है, तो अभी पास का जो हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों का, हो सकता है कि एनवायरमेंटल साइंस में मेरी जो रैंक है उसके थ्रू मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए इन कंपैरिजन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो एक तो मेरे को एडिशनल एफर्ट नहीं मारना कि अगर मैं कोई कॉम्बिनेशन लेता हूँ सब्जेक्ट का तो मेरे को अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको पढ़ना वही है। पर अगर मैं इसमें अच्छा स्कोर कर लेता हूँ सेम तैयारी से, तो हो सकता है मेरे को एक ऊपर वाले लेवल का कॉलेज भी मिल जाए। राइट। इनफैक्ट अब कुछ PSUs भी आने लग गई हैं जो सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग ही मांग रही है। राइट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्लस पॉइंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जबकि इनके और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फील्ड से जो लोग हैं या जिन्होंने MSc कर रखी है वो भी दे सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को MSc के स्टूडेंट के साथ, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ द स्टूडेंट, बट एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड हायर साइड पे रहता है। तो हमेशा उनके पास एक एज रहती है कि जिनके साथ वो compete कर रहे हैं वो अपर हैंड रख रहे हैं, तो उनकी रैंक अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्बिनेशन आया है। राइट। और सर हमारे चैनल पे कुछ बच्चे ऐसे जो अभी फर्स्ट ईयर में एंटर होने वाले, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, तो कुछ बच्चों को डाउट है कि लाइक 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज ले या 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स कुछ NIT IIT ऑफर करके वो बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है हमारी। अगर किसी का इंटरेस्ट सही में रिसर्च करना है तो इंटीग्रेटेड कोर्स इज द बेस्ट कोर्स, क्योंकि उसमें हमारा 1 साल बचता है। अगर मैं बीटेक करूं 4 साल की, फिर 2 साल की एमटेक करूं तो 6 साल लग जाते हैं। पर आई एम श्योर कि नहीं, मुझे रिसर्च में जाना है, एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि बच्चों को ये पता ही नहीं होगा क्योंकि जिस एज में वो एंटर करते हैं कॉलेज में, उन्हें पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में आगे क्या करना है। 18-19 तो उनकी मेच्योरिटी इतनी नहीं होती कि वो डिसाइड कर पाए कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगा। इनफैक्ट बच्चा इंजीनियरिंग खत्म कर लेता तभी वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो इनसे एक्सपेक्ट करना तो ये मतलब एक वाली बात होगी कि इनको कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में और ये डिसीजन ले ले अपने लाइफ का। तो अगर आपके माइंड में कहीं पर भी थोड़ा सा है कि नहीं यार मुझे रिसर्च करना है, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, क्योंकि अगर मुझे रिसर्च नहीं करना तो फिर मेरा 1 साल वेस्ट है। वो भी है क्योंकि मेरे को 5 साल की डिग्री करनी है कंप्लीट, और डिग्री तभी मिलेगी जब आपके 5 साल पूरे होंगे। ऐसा नहीं कि 4 साल हो गए तो मेरे को वो बीटेक की डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज हो जाती है। अगर आपके मतलब माइंडसेट ही ऐसा है कि मेरे को रिसर्च करनी है, गो फॉर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं इसे। अच्छा, इसका एक मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। लेट सपोज मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा मुझे रिसर्च करना है नहीं करना। जैसे बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, वैसे एमटेक प्लस PhD का भी होता है। राइट, दैट इज एन ऑप्शन। तो अगर जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया इंजीनियरिंग के अंदर, 3 साल 2 साल निकाले और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे रिसर्च करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर एमटेक एंड PhD, तब आप डुअल डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन वो ले सकते हैं। वहाँ पे तो माइंड उनका काफी मैच्योर हो जाता है और हम डिसीजन भी ले पाते हैं, पर्सनल डिसीजन ले पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अवर चैनल एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर।